गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात करेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर 6 का सी चैप्टर, मतलब थर्ड चैप्टर, जो कि नया चैप्टर है जिसका नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। क्लियर? जिससे रिलेटेड आप 10th क्लास में भी साइंस में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक टॉपिक इसमें अब नया है जो कि प्रिज्म के थ्रू जो डिस्पर्सन है, यानी प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसके बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा अदरवाइज आपने सिंपल जो 10th क्लास में है व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, 7 कलर्स वगैरह में, रेनबो वगैरह के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो आइए आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रिज्म से। प्रिज्म के बारे में आज हम डिटेल से में बात करेंगे इस वीडियो में। प्रिज्म क्या है? ए प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। कहने का मतलब क्या है कि प्रिज्म जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस। किससे बाउंडेड है? किससे घिरा हुआ है? टू प्लेन सरफेसेस से घिरा हुआ है। इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए सूटेबल एंगल, यानी जो वो प्लेन है वो किससे घिरे, उनके बीच में क्या है? एक सूटेबल एंगल होता है। क्लियर? दैट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि टू प्लेन फेसिस से बना हुआ है, और वो दो प्लेन फेसिस जो हैं वो एक एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। जैसे आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो दी बेस्ट आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, लेकिन इस प्रकार से, जैसे मैं अपना हाथ कर लेता हूं ये ऐसे, ठीक है, इस प्रकार एक फेसिस ये होता है, ये होता है, इनके बीच में क्या होता है? एक एंगल। ये यहां पर जो मैंने लगाया हुआ है, यहां पर ये इनके बीच में क्या होता है? एक एंगल होता है, जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्लियर? तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से लाइट रे है वो इजिली क्या कर सकती है? ट्रेवल करती है, रिफ्रैक्शन होता है। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बाद इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस प्रकार होता है और इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किस प्रकार लाइट का रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के थ्रू, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? एक प्रिज्म बनाएंगे जो कि एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन में होगा आपके पास। बड़ा बना देता हूं ताकि आप इजिली डायग्राम को इसके अंदर देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? ये एक प्रिज्म है जिसका नाम दे देता हूं ए बी सी, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे किससे रिलेटेड हैं? इसके डायग्राम से। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी क्या है? एक प्रिज्म है। यहां पर एक ए बी फेस के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हुई। लाइट रे क्या हुई? इंसिडेंट। क्लियर? तो इंसिडेंट हुई ए बी फेस पर, तो ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया। तो यहां पर आप क्या ड्रॉ करेंगे? इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ, जो कि इसके साथ ये एंगल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल, जिसको हमने I1 नाम दे दिया। क्लियर? अब ये एयर है, ये ग्लास प्रिज्म है, तो बेटा लाइट रे रेरर से कहां जाएगी? डेंसर मीडियम में। एयर रेरर मीडियम और ग्लास प्रिज्म क्या है? डेंसर मीडियम। तो रेरर से डेंसर में जाएगी तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई बेटा। क्लियर? क्योंकि आपको यहीं पे बता देता हूं, अगर ये लाइट रे जैसे यहां से ऐसे आ रही है, अगर ये बेंड नहीं होगी तो ये कहां जाएगी बेटा? इस प्रकार सीधी जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? लेकिन ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो गई। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं एल पॉइंट नाम दे।
अब लाइट रे ये नॉर्मल और ये लाइट रे का क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन। ये डॉटेड में मैंने आगे दिखाई है, ये क्या है, अगर इंसिडेंट रे बेंड नहीं होगी तो सीधी जाएगी इस प्रकार। तो यहां पर नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टेड रे इसके बीच में एक एंगल बनेगा आर, जिसको R1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, R1। क्लियर। अब लाइट रे एसी फेस पर आ गई। किस पर आ गई, एसी फेस। तो यहां पर एसी फेस जो है इसके साथ भी आप क्या ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आप क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। और बेटा ये दोनों नॉर्मल एक पॉइंट पर मिलेंगे जिसको हमने नाम दे दिया O पॉइंट। क्लियर। तो ये इस फेस पर, एसी फेस पर इंसिडेंट रे हो गई, ये क्या हो गया, नॉर्मल। इसके साथ क्या एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा जिसको हमने नाम दे दिया R को। अब लाइट रे किस में है बेटा, डेंसर मीडियम में। जाएगी कहां, रेयर मीडियम में। तो क्या होगा, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल किधर है, ये रहा, इससे गो अवे मतलब ये इस प्रकार इससे दूर जाएगी। बोलो जाएगी या नहीं जाएगी, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर इस प्रकार जाएगी, ऐसे ये दूर चलेगी। यहां पर एक एंगल बनेगा जिसको हम नाम दे देते हैं I2, जिसको एमर्जेंट एंगल भी बोलेंगे। यहां से प्रिज्म से निकलेगा, इसको हमने I2 नाम दे दिया। क्लियर। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, यहां पर जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं M। इस पॉइंट को M नाम दे दिया है। क्लियर। अब यहां पर लाइट रे का ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू लाइट का क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर, समझ में आया। इंसिडेंट रे यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल है बेटा, ध्यान देना है आपने, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अगर ये लाइट रे बेंड नहीं होती तो कहां जाती, सीधी जाती। बेंड हो गई, इस सरफेस पे आई। अब इस सरफेस से क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, तो ये गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से कहां जाएगी, दूर। ये नॉर्मल है इस फेस का। क्लियर। और दोनों नॉर्मल यहां पर क्रॉस करेंगे, एक पॉइंट पर मिलेंगे जिसे हमने नाम क्या दे दिया, O पॉइंट दे। तो इस प्रकार लाइट रे का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है थ्रू ए प्रिज्म। क्लियर। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो आप डिस्कस करेंगे क्या, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि लाइट रे जो है वो कितने एंगल से डाइवर्ट हुई है, उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। जैसे अब ये लाइट रे यहां से सीधी जाती है अगर बेंड नहीं होती, लेकिन बेंड हो गई और निकली कहां पर, यहां पर निकली। तो इसको कितने एंगल से बेंड हुई, तो इसको निकालने के लिए हम इसको बैक मिला देंगे बेटा। इस एमर्जेंट रे को क्या कर दिया, बैक मिला दिया। इंसिडेंट कैसे है, ऐसे। एमर्जेंट कैसे है, ऐसे। तो इसके बीच में एक एंगल बनेगा, इन दोनों रे के बीच में। क्लियर। जिसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं बेटा। किसे डिनोट करते हैं, डेल से। समझ में आया। ये लाइट रे इंसिडेंट है, अगर ये बेंड नहीं होती तो सीधी गई, निकली कहां पर, एमर्जेंट होकर लाइट रे यहां पर निकली। हमने इसको कहां मिला दिया, बैक मिला दिया। तो सीधी ऐसे जाती, बेंड ऐसे होगी। तो यही एंगल हुआ, इसे ही हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और बेटा इसे हम डेल से डिनोट करते हैं। फिर से बना के दिखा देता हूं आपको डेल। डेल आपका इस प्रकार बनेगा। क्लियर। कभी 6 बना दो ना इसको। डेल है वो अच्छे तरीके से यूं गोल बनाना है और फिर हल्के से बेंड कर देना है। इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं डेल है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है हमने कि ये एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके बराबर है, ये कैलकुलेट करना है। तो बेटा ध्यान से देखना है। यहां पर इस पॉइंट को मैं नाम और दे देता हूं। ये जहां पर ये दोनों रे मिली हैं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं। यहां पर ये दोनों रे मिली हैं, इस पॉइंट को दे देता हूं नाम मैं P पॉइंट। क्या नाम दे दिया, P पॉइंट। अब आपने क्या देखना है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए, फ्रॉम, बेटा ध्यान से देखना, फ्रॉम ट्रायंगल PLM। PL और ये M, ये ट्रायंगल बनेगी बेटा, ये ऊपर वाली।
ठीक है, ध्यान से देखना है। तो यहां पर जो P एंगल है वो एक एक्सटर्नल, यहां पर जो ये P पॉइंट पर एंगल बन रहा है यानी एंगल डेल, ये एक एक्सटर्नल एंगल हुआ इस ट्रायंगल का। इस कौन सी ट्रायंगल का? PLM ट्रायंगल का डेल है वो क्या हुआ? एक्सटर्नल एंगल हुआ। तो आपको पता है ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसका इंटरनल एंगल कौन कौन से होंगे बेटा? ये होगा एक इंटरनल एंगल, और एक इंटरनल एंगल आपके पास ये होगा यहां पर। क्लियर? एक ये और एक ये, इसके सम के बराबर होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल दैट इज इक्वल टू एंगल PLM प्लस PLM, जो बीच में लिखते हैं वो एंगल होता है ये, प्लस एंगल PLM, ये एंगल के बराबर होगा। अब आप निकालिए डेल दैट इज इक्वल टू, ये एंगल जो है L वाला ये किसके बराबर होगा? देखिए ध्यान से, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो यहां पर बाहर कितना एंगल बन रहा है? I1। तो ये अंदर वाला ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा? I1 के बराबर होगा। क्लियर? किसके बराबर होगा? I1। देखिए नॉर्मल ऐसे है, ये इंसिडेंट रे है, तो यहां पर ये एंगल I1 है, तो यहां पर ये पूरा एंगल भी किसके बराबर होगा बेटा? I1 के बराबर होगा। पूरा एंगल किसके बराबर होगा? I1। तो इसमें से हाफ एक तो क्या हो गया? R1। तो ये एंगल है वो किसके बराबर होगा? I1 माइनस R1, ये केवल। क्लियर? तो यहां पर ये एंगल किसके बराबर आ जाएगा? I1 माइनस R1 के बराबर, प्लस यहां पर देखिए सेम ऐसे ही यहां पर है, ये आपके पास क्या है? नॉर्मल। ये रे क्या हो रही है? एमर निकल रही है, जैसे इसको हमने डॉटेड में मिलाया। तो यहां पर ये एंगल क्या है? I2। ठीक है, तो ये एंगल भी पूरा किसके बराबर होगा? I2 के बराबर होगा। क्लियर? लेकिन यहां पर बीच में क्या निकल रहा है? R2। क्या निकल रहा है? R2। तो ये ऊपर वाला किसके बराबर होगा? I2 माइनस R2 के बराबर, I2 माइनस R2 के बराबर होगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको अलग से बनाकर भी आपको दिखा दिया है कि किस प्रकार ये एंगल होंगे, यानी हमने ये एंगल लेने हैं। तो ये एंगल कंप्लीट I1 के बराबर, इसी प्रकार ये एंगल I2 के बराबर होगा। तो R2 है तो ये I2 माइनस R2 हो जाएगा, इसी प्रकार इस फेस पे हो गया। क्लियर? अब एंगल ऑफ डेविएशन डेल दैट इज इक्वल टू I1 एक साथ, I1 प्लस I2 हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच गया R1 प्लस R2। किसके बराबर हो गया? R1 प्लस R2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से समझना है बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? आगे चलें। अब हमने क्या करना है? I1 R1 प्लस R2 ये किसके बराबर होंगे ये निकालना है। तो यहां पर अब आप देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल LOM ट्रायंगल्स, LOM ये नीचे वाली ट्रायंगल, इसमें क्या होगा बेटा? R1 प्लस R2 प्लस एंगल O दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो होगा या नहीं होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस ये एंगल जो है O वाला, ये किसके बराबर होगा? 180। इक्वेशन नंबर सेकंड। लाइकवाइज यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रोपेजियम कौन सी से, यहां पर ALOM ये कंप्लीट। तो इसके अपोजिट एंगल का जो सम है वो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल O दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको हम बोलते हैं, और ये O एंगल, दोनों अपोजिट एंगल हो गए। तो ट्रोपेजियम के अपोजिट एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। इसी प्रकार यहां पर ये 180 के बराबर, लेकिन हमने क्या लेना है? A और O का सम है
180 के बराबर हो गया। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से, तो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O दैट इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O। तो एंगल O से एंगल O क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू एंगल A। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यानी हम R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये बेटा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन का। क्लियर। और इस एंगल ऑफ डेविएशन का यूज कब करना है, जैसे आप न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, ये कब करना है, जब आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो लार्ज हो। कैसा हो, लार्ज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो उस दौरान, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म भी है वो क्या हो, लार्ज हो, तभी इस इक्वेशन का यूज करना है एंगल ऑफ डेविएशन का। क्लियर। इसके बाद स्मॉल अगर एंगल हो उसके लिए भी हम एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है इस फार्मूले का यूज तभी करना है जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं दो फेसिस के प्लेन के बीच में, वो ज्यादा हो, तभी यूज करना है इस एंगल ऑफ डेविएशन का। तो यहां पर ये फॉर्मूला किसका आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ गया। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन के बाद हम अब आगे जो डिस्कस करेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये मिनिमम कब होगा, यानी यहां पर ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये मिनिमम कब होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं यहां से इनको मिटा रहा हूं, यहां से रब कर रहा हूं, यहां से हम इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो बेटा ये एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा और इसी से हम प्रिज्म फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो यहां से अब आ जाइए, ये एंगल ऑफ डेविएशन की इक्वेशन यहां पर लेनी है, क्या, डेल दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यहां पर लिख देता हूं फिर से, I1 प्लस I2 माइनस A। क्लियर। एंगल ऑफ डेविएशन डेल दैट इज इक्वल टू, यहां पर मैं इसका अंडरूट और स्क्वायर कर देता हूं, यानी इसको ऐसे लिख देता हूं, अंडरूट ऑफ I1 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस अंडरूट ऑफ I2 और सारे का होल स्क्वायर माइनस ए। क्लियर। अब इसके बाद आगे मैं क्या करता हूं, डेल दैट इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ I1 का स्क्वायर प्लस अंडरूट ऑफ I2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडरूट ऑफ I1 अंडरूट ऑफ I2 माइनस कर देता हूं, और इसी में ही 2 अंडरूट ऑफ I1 एंड अंडरूट ऑफ I2, ठीक है, और माइनस ए। कोई इफेक्ट हुआ, यहां पर अंडरूट था स्क्वायर कर दिया, तब भी I1 ही आएगा, I2 ही आएगा। फिर मैंने क्या किया, 2 अंडरूट ऑफ I1 ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब आगे जो हम करेंगे वो क्या है, ध्यान से देखना है कि
ये अंडरूट ऑफ I1 का स्क्वायर प्लस अंडरूट ऑफ I2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडरूट ऑफ I1 एंड I2। यानी कहने का मतलब है इतनी जो स्टेटमेंट है ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी मैंने, ये किसका फार्मूला बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर a का काम कौन कर रहा है? अंडरूट ऑफ I1। b का काम कौन कर रहा है? अंडरूट ऑफ I2। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन डेल दैट इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ I1 माइनस अंडरूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, प्लस 2 अंडरूट ऑफ I1 अंडरूट ऑफ I2 माइनस a। क्लियर? अब बात आती है आगे कि ये एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मिनिमम कब होगी? तब, क्योंकि मिनिमम कब होगी? जब ये स्क्वायर की टर्म 0 हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा इस डेल पर वो इस स्क्वायर की टर्म से पड़ेगा। तो ये स्क्वायर की टर्म अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? मिनिमम होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डेल विल बी मिनिमम इफ अंडरूट ऑफ I1 माइनस अंडरूट ऑफ I2 सारे का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाए? 0 के। ये किसके बराबर हो जाए? 0 के। तो अब ये 0 के बराबर हो गया, तो यहां पर क्या होगा बेटा? स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर क्या बचेगा? अंडरूट ऑफ I1 माइनस अंडरूट ऑफ I2 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि उधर स्क्वायर 0 बन जाएगा। अब क्या करें? यहीं पर मैं आपके पास कर देता हूं आगे, अंडरूट ऑफ I1 बराबर है अंडरूट ऑफ I2, बराबर के इस साइड ले गए। अब यहां पर आगे अंडरूट से अंडरूट दोनों साइड क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर क्या आ गया? I1 इज इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू I। यानी ये हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? दोनों क्या आ गए? बराबर। I1 बराबर है I2 दैट इज इक्वल टू I। क्लियर? तो यहां से हम है I की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 नंबर इक्वेशन से, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा बेटा? मिनिमम। डेल मिनिमम I1 प्लस I2 दोनों क्या हैं? बराबर। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? 2I माइनस a। इस इक्वेशन से I1 I2 बराबर है 2I माइनस a। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यहां से किसकी निकाल ले? I की। तो यहां से I की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी? तो यहां पर देखिए ये a उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? a प्लस एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम और डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? ये z लग रहा है, फिर से लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? I की वैल्यू आ गई। किसकी फॉर्म में? एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की फॉर्म में I की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब बेटा ये एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की तो बात यहां पर हो गई। क्लियर? लेकिन अब जो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, I की वैल्यू निकाल रहा हूं, R की भी वैल्यू निकालूंगा, वो किसके लिए निकाल रहा हूं? प्रिज्म फॉर्मूला के लिए। किसके लिए निकाल रहा हूं? प्रिज्म फॉर्मूले के लिए। क्लियर? अब आगे आपने देखना है, आगे क्या करते हैं कि ये जो सरफेस है ना AB और AC, इसके ऊपर सेनेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? सेनेल्स लॉ। क्लियर? तो यहां पर अब आप क्या लिखेंगे? सेनेल्स लॉ को अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू सेनेल्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग? सेनेल्स लॉ, इस सरफेस के ऊपर। ठीक है? तो सेनेल्स लॉ ने क्या कहा था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन एंगल, दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों की मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होती है? कांस्टेंट।
तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये प्रोडक्ट और अंदर वाली ये प्रोडक्ट दोनों की क्या होगी, बराबर होगी, कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन एंगल I1, बोलो यहां पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I1 ये बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, यानी ये प्रिज्म है वो गिलास है, साइन R1। तो ये दोनों की प्रोडक्ट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये साइन एंगल की क्या हो गई, प्रोडक्ट हो गई, ये दूसरी साइड में प्रोडक्ट हो गई। तो ये दोनों क्या होती हैं, कांस्टेंट, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, बराबर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेटा 1 होता है। तो यहां पर साइन I1 ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, दैट इज इक्वल टू म्यू जी साइन R1। ये गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार यहां से तो अब हम क्या कहते हैं कि साइन I1 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, म्यू जी साइन R1 के बराबर। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सेकंड सरफेस के ऊपर लागू होगा क्या, म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास साइन R2, यहां पर एंगल कितना है, साइन R2, ये बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन I2, साइन I2 ये इसके बराबर होगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर। क्लियर। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, म्यू जी साइन R2 दैट इज इक्वल टू साइन I2। तो साई I1 बराबर है किसके हो गया, म्यू जी R1, और I2 है वो किसके बराबर है, साइन I2 किसके बराबर, म्यू जी साइन R2। अब बेटा इक्वेशन नंबर 6 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 7। जब हम इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। देखिए म्यू जी R1 म्यू जी R2 साइन I1 I2। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या कहा है, साइन I1 इज इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू I2। ये दोनों क्या है, बराबर हैं, बराबर है ना। तो ये साइड बराबर होगी तो दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर। बात को समझना है क्या, I1 इज इक्वल टू I2 प्रूव कर दिया, तो I1 ये रहा, I2 ये रहा, दोनों क्या है, बराबर। तो ये साइड बराबर होगी या नहीं होगी, जब ये साइड बराबर है तो यहां पर ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। क्लियर। इनको चाहिए आप एक साइड लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड मानकर। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, म्यू जी साइन R1 इज इक्वल टू म्यू जी साइन R2। तो म्यू जी गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन मतलब R1 दैट इज इक्वल टू R2। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, R1 दैट इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू R। क्लियर हो गया या नहीं हो गया, जैसे यहां पर आया था इसी प्रकार R1 दैट इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू R। इसको ध्यान रखना है, आगे ये यूज होगा। क्लियर हो गया। तो R1 R2 दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बेटा आगे कैलकुलेट करने के लिए आपने ये नोट कर लिया, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूं। अब आगे जो है वो यहां पर लिख रहा हूं मैं। इसके बाद का जो प्रिज्म फॉर्मूले के लिए हमारे पास होगा, यहां से अब मैं आगे इधर जा रहा हूं, ये एरो का साइन लगा दिया है। अब आपने निकाला था R1 इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू R। तो हमने अभी पहले निकाला था कि R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू ए एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 2R दैट इज इक्वल टू ए। ये ध्यान देना है, ये इससे अलग है, यहां पर इसके बाद का है, ये इस लाइन से नीचे नीचे। तो R इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, A/2 के। R इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, A/2। तो यहां R की वैल्यू आ गई A/2, यहां से I की वैल्यू आ गई A एंगल ऑफ प्रिज्म डेल M मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय 2। R की वैल्यू ये आ गई। अब फिर यहां से आप क्या करेंगे, सेनेल्स लॉ बाय यूजिंग सेनेल्स लॉ। क्या यूज करना है, सेनेल्स लॉ है वो यूज करना है। तो सेनेल्स लॉ आप यूज करेंगे यहां पर। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दैट इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। अब हम जर्नल यूज कर रहे हैं। क्लियर। इसके बाद यहां पर आगे देखिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दैट इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू ये पुट करनी है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन आर, आर किसके बराबर है ए बाय 2 के, तो यहां पर आ जाएगा ए बाय 2। क्लियर? तो यहां पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू साइन ए एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म डेल एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन आर, आर की जगह ए बाय 2 है। क्लियर? दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। ये आपके पास क्या है? प्रिज्म फॉर्मूला है। प्रिज्म फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ड्राइव द प्रिज्म फॉर्मूला, तो बेटा आप ये डायग्राम बनाएंगे। क्लियर? उसके बाद जैसे कम मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इसी इक्वेशन नंबर 5 से स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने अभी आपसे किया, इक्वेशन नंबर 5 से आप स्टार्ट कर देंगे। यहां पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन लगाकर आई और आर की वैल्यू निकालेंगे ये, और फिर आप ये प्रिज्म फॉर्मूला है ये आप निकाल कर दिखा सकते हैं। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है न्यूमेरिकल्स के लिए, जहां पर अलग अलग फॉर्मूलाज जो बनते हैं। एक तो इक्वेशन नंबर 5 का ये फॉर्मूला बनता है, एक ये फॉर्मूला जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू ए एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? यहां से ये आई एंगल है, ये न्यूमेरिकली एक आपके पास ये फॉर्मूला है, वो प्रिज्म फॉर्मूला है, वो यूज होगा ही होगा न्यूमेरिकल्स में। ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से बता रहा हूं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। यहां से इस फॉर्मूले से लगभग न्यूमेरिकल में आपसे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? तो इस फार्मूले को जरूर ध्यान रखना है प्रिज्म फार्मूले के लिए। क्लियर हो गया? ये प्रिज्म फार्मूला यहां से स्टार्ट करना है। जो मैंने मिनिमम की कंडीशन लिखी ये आपने सारा ये करके फिर हम यहां पर पहुंचे थे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर? ये प्रिज्म फॉर्मूला है और इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो बच्चों हमने ये जो आर्टिकल किया इसमें ये इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो निकलकर सामने आते हैं, जो मैंने यहां पर ब्रीफ कर दिए हैं। क्लियर? अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। किसके बारे में? ग्राफ के बारे में, जो कि आपकी प्रैक्टिकल में भी है। ये प्रिज्म फॉर्मूला वाला जो आर्टिकल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ये आपकी प्रैक्टिकल में भी है। ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल में भी है। क्लियर? तो उसके लिए भी हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम ग्राफ बनाते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो इस एक्सिस के अलोंग बेटा, इस एक्सिस के अलोंग आपके पास आएगा आई इंसिडेंट एंगल, इस एक्सिस के अलोंग आएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल। तो जब हम प्रैक्टिकली करते हैं और एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो हमारे पास इस टाइप का जो ग्राफ है वो आता है हमारे पास। इस टाइप का ग्राफ आता है किसके लिए? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, तो इस पॉइंट पर ये वैल्यू क्या है? मिनिमम। तो यहां पर इसको अगर हम इधर मिलाएं तो ये पॉइंट है एंगल ऑफ डेविएशन का, वो कैसा आएगा? मिनिमम, जिसको हम डेल एम से डिनोट करते हैं। और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा? जब मैंने आपको बताया था मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा? जब I1 दैट इज इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू I था, तभी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन आई थी। हमने मैथमेटिकली अभी देखा। तो इस पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन कैसा? मिनिमम। तो यहां पर इंसिडेंट पॉइंट है इस पर, वो किसके बराबर होगा? I1 बराबर होगा I2। यानी इस पॉइंट पर इंसिडेंट एंगल कैसे होंगे? I1 और I2, I1 और I2 दोनों क्या होंगे? बराबर। उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कैसा आएगा बेटा? मिनिमम आएगा। क्लियर हो गया? ये ग्राफ से आपने इसको समझना है। क्लियर? अब एक पॉइंट और बात कर लेते हैं हम कि थिक प्रिज्म जब होगा, थिक प्रिज्म यानी ये एंगल ऑफ
प्रिज्म है ये ज्यादा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए डेल दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए का यूज करना है। किसका यूज करना है? I1 प्लस I2 माइनस ए का। लेकिन आपके पास केस आ जाए थिन प्रिज्म का। थिन प्रिज्म कब होगा? जब यहां पर ए की जो वैल्यू है ना वो लेस देन 10 डिग्री होगी, उसे हम थिन प्रिज्म कहते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे? इस आर्टिकल के साथ ही मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें जो ड्राइव करने के लिए जो यूज होगा वो हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था इस पर और इस पॉइंट पर किया था या नहीं किया था, जिसमें हमने लिखा था साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, हल्का सा बता देता हूं, साइन I1 बराबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन R1। क्लियर? स्नेल्स लॉ कांस्टेंट होते हैं इनके, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 0 ये। इसी प्रकार सेकंड फेज पर हमने किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन I2 दैट इज इक्वल टू म्यू जी साइन R2। तो हमने मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में किया, प्रूव किया था कि I1 इज इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू I। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर म्यू जी साइन R1। दोबारा से बता देता हूं, कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहां से हम देख सकते हैं। क्लियर? ये बराबर हो गए लेफ्ट हैंड साइड, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, I1 I2 बराबर है तो ये बराबर, तो ये राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां पर क्या बचेगा? साइन R1 दैट इज इक्वल टू साइन R2। तो यहां पर आपके पास क्या है कि साइन R1 इज इक्वल टू R2, तो R1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 दैट इज इक्वल टू R। क्योंकि साइन एंगल है वो क्या हुए बराबर, तो दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। क्लियर? तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि ये तो बराबर प्रूव कर दिया, लेकिन अगर हम यहीं से देखें, ये तो केस बताया मैंने बराबर के लिए, R1 R2 बराबर, लेकिन अगर हम इन्हीं इक्वेशन से देखें ऊपर वाली से, मिनिमम एंगल ऑफ इसके थिन के लिए निकालने के लिए, यहां पर अगर ये एंगल कैसे हैं? समोल हैं, तो यहां पर किसके बराबर हो जाएंगे बेटा? I1 दैट इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, I1 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? म्यू R1 के। समझना, I1 और R1 की वैल्यू कैसी है? स्मॉल। तो साइन की जगह क्या लिख, साइन I1 की जगह क्या लिख सकते हैं? I1। साइन R1 की जगह क्या लिख सकते हैं? R1। क्लियर? ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये गिलास का लिख दिया। इसी प्रकार यहां पर हमारे पास I2 इस इक्वेशन से देखें तो ये क्या हो जाएगा? म्यू R2, गिलास का प्रिज्म। अगर एंगल कैसे हैं? समोल। तो यहां से इस इक्वेशन में एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज इक्वल टू I1 की जगह क्या लिख सकता हूं? म्यू R1, I2 की जगह म्यू R2 माइनस ए यहां पर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? डेल दैट इज इक्वल टू म्यू कॉमन ले लिया, अंदर बच गया R1 प्लस R2 माइनस ए। तो R1 प्लस R2, R1 और R2 भी इन्हीं इक्वेशन की मदद से मैंने अभी दोबारा भी आपको बताया था। तो क्या आ गया? R1 बराबर है R2 दैट इज इक्वल टू R। इस इक्वेशन से मैंने इसलिए सोल्व किया था, दोनों केस हो जाएंगे यहां से, दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो यहां पर डेल दैट इज इक्वल टू म्यू और R1 प्लस R2 दोनों बराबर, R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? ए। दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? R1 प्लस R2 किसके बराबर हैं? ए के। तो यहां ए लिख दीजिए सीधा ही। इन्हीं से हमने R1 बराबर है R2 निकाला था, लेकिन आप इस इक्वेशन का सीधा यूज कर दीजिए। R1 प्लस R2 है वो ए के बराबर होता है, तो यहां पर ए लिख दिया माइनस ए। तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन डेल दैट इज इक्वल टू ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला यूज करना है जब थिन प्रिज्म हो तब। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या करना है? एंगल ऑफ डेविएशन ये थिन के लिए ये यूज करना है। जस्ट मैंने क्या किया, यही स्नेल्स लॉ का दोनों फेसिस पर स्नेल्स लॉ का यूज किया है। I1 I2 की वैल्यू निकालकर यहां पर पुट कर दी, R1 प्लस R2 आ गया, R1 प्लस R2 की वैल्यू ए के बराबर होती है, ये ए पुट कर दी। तो ये थिन प्रिज्म के लिए आप यहां पर इस फॉर्मूले का एंगल ऑफ डेविएशन का यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में से लाइट रे पास होती है तो क्या होता है, लाइट रे बेंड होती है तो एक एंगल से बेंड होती है जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है,
फिर प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है जो ये हमने निकाला, ये निकाला। फिर हमने डिस्कस किया थिन और थिक प्रिज्म जो है उसमें एंगल ऑफ डेविएशन का कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।